आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो राजनीति पर लेकर है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ख़ासकर मुस्लिम समाज से एक अपील की जा रही है कि भाई हालात को देखो और समझने की कोशिश करो और एक प्लेटफॉर्म पे आओ और अपने इख्तलाफात, अपने आपस के मतभेद भूलकर एक जगह आओ और मुत्तहद होकर काम करो। ऐसी बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। और ये भी मेरे साथ मौजूद अटल समाज के ये संस्थापक अध्यक्ष हैं, ये भी एक समाज में मुकाम रखते हैं। अब अक्सर लोग, मैं पहले कह दूँ, आप कमेंट करेंगे इनके बारे में भी कुछ लोग कि भाई ये ऐसे है, वैसे है, अमुक है। तो ये कोई इलेक्शन के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मैं आपको एहसास दिला दूँ कि इलेक्शन के अंदर एक वोट से हारता है इंसान, एक वोट से और एक जीत से। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिरी थी और वो वोट था फारूक अब्दुल्ला साहब का। ये भी फारूक अब्दुल्ला साहब से कम नहीं है। ये अटल समाज के बानी है और ये कम से कम 25-30 हज़ार वोट पे अपना गलबा रखते। तो हल्के में मत लो, चिल्लर जैसा बोलते ना, इतवार का बाज़ार पीर का बाज़ार नहीं। एक वोट से जीतता हारता। तो ज़रा सीरियस लेके सुनो। अगर कुछ काम की बात है तो ले लो, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ बढ़िया, चलो बात शुरू करते। सर, आजकल इत्तेहाद की बात कर रही, क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले तो तमाम बिरादरान इस्लाम और हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को आदाब सलाम पेश करता हूं। और आज आपके चैनल के माध्यम से जो शहर के अंदर, देश के अंदर जो आज हालात चल रहे हैं, उसके जायज़े के तहत अंसारी साहब ने आज कहा कि आपकी एक विशेष मुलाकात लेना है। तो आपका सवाल जो है अंसारी साहब कि आज ऐसा दिखाया जा रहा है, हमारे औरंगाबाद के राजकारण को अगर आप देखेंगे जी, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। किस लिए? मेरा आपके माध्यम से ये सवाल है कि किस लिए आपने 5 साल मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ की आवाज़ नहीं उठाई? अगर हम इस बात को बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो बिके हुए है, ये तो किसी के एजेंट है। लेकिन अटल समाज सेवा संगठन हमेशा हक की आवाज़ उठाता है और हक की बात करता है। अंसारी साहब जी, आज मुसलमानों के अंदर कुछ हैदराबादी जो 5 साल के बाद में नज़र आते हैं, जो अल्लाह और रसूल के कस्में डालते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक जगह आ जाओ, इम्तियाज़ जलील साहब को चुन के ला लो। अरे साहब, औरंगाबाद का इतिहास उठाकर देखिए। औरंगाबाद के इतिहास में जो औरंगाबाद के अंदर जो प्रकरण हुए, औरंगाबाद के अंदर जो हालात ख़राब हुए, राम मंदिर का मुद्दा ले लो, पड़े गाँव का मुद्दा ले लो, उसके बाद में जो है तो हमारा शाहगंज का मुद्दा ले लो, जो मुद्दे के ऊपर मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस परेशानियों में ये हैदराबादी खड़े हुए नहीं थे। हमारा जो दर्द है ना, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। उस वक्त में कोई हैदराबाद का नवाब यहाँ पर आके खड़ा नहीं था ना। हैदराबाद की जो यहाँ पर जो संगठन काम कर रही है MIM का कोई नेतृत्व उन गरीब मजलूम जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, उनके लिए खड़े नहीं हुए। अफसर खान, हम अलल ऐलान आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आप अपील कीजिए ना। जो शख्स समाज के साथ में, समाज के हित में, अपनी खुद के बलबूते के ऊपर अपनी ज़मीनें, जायदाद, अपने ख़ानदान के लोगों को गिरवी रखकर जिस शख्स ने लोगों की ज़मानत लेने का काम किया, जिन्हें लोगों को बेल देने का काम किया, लोगों को इंसाफ देने का काम किया, आप उसके लिए बोलिए ना कि हम अफसर खान को पाठिंबा देते हैं, क्योंकि अफसर खान जिंदा मिसाल है। तुम्हारा MP, आप बताइए, हम आपकी बात को तस्लीम करने को तैयार है कि आपका MP कौन से दंगल में या कौन से झगड़े के विवाद में या कौन सी मुसलमानों को परेशानियों के टाइम में वो खड़ा हुआ।
आप कोई ऐसी एक क्लिप बताइए कि इम्तियाज़ जलील समाज के साथ में खड़ा हुआ है, हम इम्तियाज़ जलील को चुन कर लाने का काम करेंगे। जो अलग आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जो शख्स समाज के हित में तमाम समाजों को बाजू में रखकर उसने कभी ये एहसास नहीं किया कि मुझे जो है तो दूसरे समाज के वोट मिलेंगे कि ना मिलेंगे। अरे आपका एमपी तो कहता है कि हमारा औरंगज़ेब से क्या ताल्लुक़ है। आज औरंगज़ेब का ताल्लुक़ हमारे से है या नहीं है? हम औरंगज़ेब के मानने वाले लोग हैं। हम राजकारण को बाजू में रखते हैं क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हमारी ईमान की शान है। उन्होंने अपनी हुकूमत में कभी हराम का लुक़मा नहीं खाया। आपका एमपी कहता है कि हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों जागो। जो आज हमारे अल्लाह वली को कहता है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हम भी अलग ऐलान कहते हैं कि हमारा भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और उसके लिए कोई अगर हमसे अपील करेगा कि एक मुत्तहिद हो जाओ, हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तो कहाँ गए थे 5 साल से माफ़ी मांगने वाले? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ जनता से। सर, अभी आपने शाहगन के दंगल का जिक्र किया, लेकिन शायद आपको याद होगा कि जब शाहगन की दुकानें जली थी तो असद अभी साहब ने, जहाँ तक मुझे थोड़ा ख्याल आ रहा, शायद 19 का 20 लाख या कुछ ज़्यादा पैसे हो सकते, उन्होंने वो पैसे दे के दुकान बनाने का काम किया था। तो इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, मैं आपका सवाल दुरुस्त है। यानी आपका घर जल जाना, आपके घर को जला देने के बाद जो खिलाफ वाली तंजीम है वो आपका घर आके जला देती है, और तब आप आकर खड़े होंगे और हमको जो है तो कहेंगे कि ये सहानुभूति लीजिए, आपका घर जल गया है, आप ये 5,000 में आपका घर बना लीजिए, टीना लगा दीजिए। तो ये नहीं होता है। दुकानदारी की बात मत कीजिए अंसारी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा समाज जेल में जा चुका था जी। मैं धंधे की बात कर रहा नहीं हूँ। अरे आपका घर जल जाएगा तो प्रदीप जायसवाल, चंद्रकांत खैरे और दीगर समाज का कोई भी बंदा आकर राजकीय इसमें से आपको मदद कर देगा। इसे मदद नहीं कहते हैं, इसे राजकारण कहते हैं। इन्होंने जो शाहगंज के अंदर दिखाया है ये राजकारण है। मैं कहता हूं कि समाज के साथ खड़े ना, समाज के लोगों को छुड़ाना, समाज के लोगों के हित में काम करना, ये होता है समाज का हित। सर, अभी आपने जो तो करारपुड़े का जिक्र किया राम मंदिर की घटना का, लेकिन बहुत से जो शहर के दानिश्वर ये कहते हैं कि वे ख्वाजा साहब अगर मंदिर में नहीं जाते थे, अगर वो अल्लाह ना करे मंदिर को कुछ हो जाता था तो उस दिन रामनवमी थी, इत्तेफाक से कल भी रामनवमी हुई, हिंदुस्तान जल जाता था। तो साहब ये बड़ा पेचीदा मसला है। मतलब बोलते ना आगे खई पीछे कुआ। अब वो अगर कुछ हो जाता तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से लग जाता। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, एक तरफ ये सूरत हाल है। अब करे तो क्या करे, नहीं करे तो क्या नहीं करे। देखिए अंसारी साहब, ये हैदराबादियों का जो राजकारण स्टंट है ना, ये स्टंट है जी। हम 47 की आज़ादी के बाद से और 47 से पहले से भी, जब कांग्रेस की सरकार थी 47 के बाद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की दौर से हिंदू, मुस्लिम, दलित, अदर समाज के जितने भी हमारा 18 पकड़ जाती है, हम सब लोग हिंदुस्तान की एक शान है। हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं, हम एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है। और 47 के बाद से कौन से राम मंदिर के ऊपर हमले हुए और कौन से मंदिरों के ऊपर मुसलमानों ने हमले किए? अरे साहब, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बड़े बड़े मंदिरों को निधियाँ दी गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज कहते हैं कि हमारा रज़ाकारों से और जो है तो औरंगज़ेब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर, जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उस राम मंदिर को 100 एकड़ ज़मीन बीड़ बाईपास के ऊपर जी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने दी, जिसके ऊपर हेडगेवार हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने निज़ामों ने कभी जातिवाद नहीं किया है। हर समाज को अपने हक से जीने का अधिकार दिया है। और ये आप बताइए, ये एमपी आने के बाद ये राम मंदिर का प्रकरण हुआ है। हज़ारों सालों से हमारे मुसलमान वहाँ पर पानी बांटने का, शरबत बांटने का जो काम कर रहे हैं राम मंदिर के पास। क्यों?
क्यों राजकारण किया आपने, क्यों मंदिर में जाके बैठे आप? और तमाम लोगों का, राजकीय क्षेत्र के गैर मुस्लिम लोगों का ये स्टेटमेंट है कि राम मंदिर का वहाँ पर कोई मसला ही नहीं था। ये जो झगड़ा था ये दो गुट के अंदर झगड़ा था, तमाम लोगों का ये बोलना है। तो आपने राजकारण क्यों किया, मंदिर में जाके बैठे? आप मंदिर से बाहर निकल, हमारे लोगों का क्या है उसके ऊपर इफेक्ट आता था, देखते थे। बिला वजह जो है तो अंदर जाके बैठे और लोगों को ये मैसेज दिया कि हम अंदर जाके बैठने से, अरे हमारे लोगों ने कभी राम मंदिर के ऊपर, अरे राम मंदिर के दुकानों के अंदर तमाम किराएदार मुसलमान है, कोई हिंदू किराएदार है वहाँ पर? नहीं। अरे सालों से उस मंदिर की रक्षा हमारे मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि हम तहजीब वाले लोग हैं। हमको किसी के समाज पर हमने कभी तलवार की धार के ऊपर हमने कभी इस्लाम को नहीं फैलाया। हमारा इस्लाम अमन और शांति और अच्छाई की वजह से फैला है, ना ही कि किसी के मंदिरों के ऊपर हमले कर कर या किसी पे ज़्यादा ज़बरदस्ती कर कर, या ऐसा इस तरीके से हमारा इस्लाम नहीं बढ़ा है। सर एक सवाल ये है, क्योंकि आप समाज सेवक भी है और आप पॉलिटिकल के एक बहुत अच्छे समझबूझ भी रखते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तो साहब ये भी तो कहने के जातिवाद के दायरे में आता है। मैं यही बताना चाहता हूँ अंसारी साहब कि आज हमको जो टिकट नहीं दिया गया, अच्छा, क्योंकि आज का जो मुस्लिम राजकारण है जी, आपको बुनियादी बात रखना होगी जी, कि बुनियादी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में 37% मुस्लिम आबादी है जी, आदर्श बाकी सब जमात परसेंटेज आ गया जी। तो बताइए 37%, मैं पूरे देश का मिसाल तो नहीं देता, सिर्फ अपने औरंगाबाद का मिसाल देता हूँ। हाँ जी, बोलिए। कि हमारे पास 37% मुस्लिम आबादी है, तो 37% मुस्लिम आबादी रखने वालों को अगर टिकट दिया जाए तो क्या वो सीट निकलना पॉसिबल है? लेकिन साहब सवाल ये भी कड़वा सच है, मुसलमानों में चर्चा चल रही है कि जब हिंदू उम्मीदवार खड़ा रहता है, चाहे कोई भी पार्टी से रहो, तो फिर ये 37% उनको चुना के देते, तो फिर वो बाकी के जो 65% है वो मुसलमान, वो हिंदू हमारे जनता बोलो या कार्यकर्ता बोलो, तो मुस्लिम उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं देते? मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा परसेंटेज लेवल कम है, ठीक है। और उसके बाद में आज अगर औरंगाबाद के अंदर से जो है तो आघाड़ी की जो आज इंडिया गठबंधन हुआ, हाँ, उस इंडिया गठबंधन के तहत जी, आज हमारे पास का जो राजकारण है वो बटा हुआ है जी, यानी हम एक जगह मुत्तहिद होकर आ रहे नहीं। पहले हमको जो है तो अपने आप को जो है तो समाज तक पेश करना पड़ेगा, सब दीगर समाजों तक हमारे को अपने आप को पेश करना पड़ेगा जी, तभी हमारे पर विश्वास होगा जी। हम आज जो हिंदुस्तान की जो इंडिया गठबंधन है, हम उसको मुत्तहिद और उसको देख रहे हैं जी, कि आज अगर हमें इस देश के अंदर सुकून, अमन, शांति बरकरार रखना है जी, तो हमें इस बातों को और इन सारे ऑब्जेक्शन को बाजू में रखना पड़ेगा जी। कि मुसलमानों को क्यों वोट दिया, टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, आज अगर मेरा समाज बच जाए जी, तो मैं कामयाब हूँ। जी, और मैं कामयाब कब होऊंगा कि मुझे इंडिया गठबंधन के तहत, जी, कि जैसे आज इंडिया गठबंधन ने अलायंस किया है, जी, या आज अफसर खान साहब वंचित बहुजन आघाड़ी से हाँ, लड़ रहे हैं, जी, आप इंडिया गठबंधन को अगर नहीं देखते जी, कि ठीक है भाई इंडिया गठबंधन ने हम मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, अच्छा, जी, ठीक है, इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, जी, हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, जी, आप जो है तो औरंगाबाद की बात कीजिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है तो अफसर खान को टिकट दिया है, जी, बराबर है। जी, वंचित बहुजन आघाड़ी ने अफसर खान को टिकट दिया है, तो मुसलमानों ने जो है तो ताकत बताना चाहिए कि भाई आप बात क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिल रहा, या मुसलमानों को राजकारण में टिकट नहीं दिया जाता, या उनको जो है तो गिना नहीं जाता। तो आपको आपकी संगे बुनियाद बनाना पड़ेंगी। पहले आप जो है तो अपनी ताकत अफसर खान के साथ तो बताइए। नहीं, आपको बोलना ये है कि अगर अफसर खान जीत के आते हैं तो फिर आने वाले वक्तों में शायद ये लोग मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने जैसा आज विश्वास बताया है जी, कि औरंगाबाद से अफसर खान निकल सकते हैं, जी, तो इसी तरीके से मुसलमानों ने जो है
तो अफसर खान के साथ में आना चाहिए। और एक वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है, तो उस विश्वास को जो है तो अमल में लाना चाहिए और वो बंदे को चुन कर लाना चाहिए। तो अगर ये इतिहास हमारे औरंगाबाद से होगा तो इंशाल्लाह जो है तो पूरे देश में मुसलमानों के बारे में सोचा जाएगा। सर, मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी चलता है, वहाँ पर पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है। तो ये राजनीति में पढ़े लिखे की क्या अहमियत है, कि जज्बे की अहमियत है, कि सोच की अहमियत है, कि विचारधारा की अहमियत है, क्या कहेंगे? साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि राजकीय क्षेत्र में पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट, ऐसा कोई कैंडिडेट है क्या जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, जिसको मराठी बोलना नहीं आता? रही बात इंग्लिश की, बहुत पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश में बोलेगा, लेकिन हमारे नोट के ऊपर 14 भाषा है जी। और संविधान के अंदर, जी। पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आप जिस भाषा से ताल्लुक़ रखते हैं आप उस भाषा में बात कर सकते हैं जी। और मुझे नहीं लगता कि जो समाज का काम करने वाला है तो उससे जो है तो उसने देख के पढ़ना चाहिए और फिर भाषा बोलना चाहिए। जो समाज का हमदर्द होता है जी। तो उसे देखकर या लिखकर नहीं पढ़ना बोलना पड़ता है जी। वो अपनी ज़बानी भी जो है तो अपने तमाम मुद्दों को, तमाम परेशानियों को, तमाम कामों को जो है तो अपनी ज़बान से लोकसभा में रख सकता है और उसकी ज़बान में रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में बोले। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक अनपढ़ गवार को अगर बोल दिए आप कि भाई आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो गिना देगा। मुझे डेनिस का प्रॉब्लम है, मेरे पास रोड अच्छे नहीं है, मेरे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, मेरे पास आज औरंगाबाद शहर में जो है तो जंक्शन नहीं है। जी। जी। कितने दिन से काम हो रहा है, खासदार साहब ने जंक्शन, आज हमारे को अगर कहीं भी जाना है तो कहाँ जाना पड़ता है? शायद मनमाड़ जाना पड़ता है, क्योंकि जंक्शन मनमाड़ है। अगर आपको कहीं दूसरे अतराफ में जाना है तो क्यों? औरंगाबाद शहर इतना बड़ा शहर जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर आज जंक्शन क्यों नहीं है? इसके ऊपर क्यों नहीं हुई बात? विकास सिर्फ रोड बनाने को, सीमेंट का रोड बगैर सलिए डाल के बनाने को विकास नहीं बोलते। सीमेंट जो कंक्रीट रोड जितने भी, भ्रष्टाचार विचार कर रहे हैं क्या आप? नहीं तो क्या है, सीमेंट रोड जितने भी बने हैं उसके नीचे स्टील नहीं है, और सीमेंट कंक्रीट के रोड का जो जजमेंट है उसके नीचे स्टील बिछा हुआ चाहिए जी। आप पत्रकार है, आप पूछिए। और जो एस्टीमेट होते हैं ना इसके रोड के, आप उसका एस्टीमेट माहिती अधिकार में पूछिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं उसके तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, कि मेरा बोलना ये है कि सिर्फ रोड बनाने का नाम विकास नहीं है। विकास किसको बोला जाता? मौलाना आज़ाद कॉलेज को देखिए, ये विकास है जी। पैठन का डैम देखिए, ये विकास है। एयरपोर्ट देखिए, ये विकास है। और ये हमारे बुज़ुर्गों का विकास है, ये आयरे गैरों का विकास नहीं है जी। और हम जो ऐलान बोलते हैं ना, आप कोई विकास का काम गिना दीजिए, हम आपका ऐलान काम करेंगे जी। सिर्फ अपना विकास। अरे साहब, कौन सा 50 बेड का दवाखाना खोल दिया आपने? कौन सा गरीब बच्चों के लिए कॉलेज खोल दिया आपने? वो जालना रोड के ऊपर मंजूरी मिली हुई दवाखाने की, वो भी आपने पेपर में पढ़ा हुआ। अरे साहब, वो इनका काम नहीं है। आपके मालूमात के और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये पंकजा ताई मुंडे, इनकी कारकर्दगी है ये गोपीनाथ मुंडे का श्रेय इनको देने का काम मत करो आप। वो गोपीनाथ मुंडे की फैमिली का काम है। वो साहब स्मारक बन रहा था, पुतला बन रहा था, तो खासदार साहब ने बोले तो पुतले बनाने की क्या ज़रूरत है, उससे अच्छा है बोले कि फास्ट फूड बनाओ। ये भी तो अखबार में आया। ठीक है ना। अंसारी साहब को मैं बोलूँगा, साहब आप जो है ना, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं जी। आप जो है तो आपका चैनल बंद कर दो और जो है तो ABP माझा में काम करो जी। आपका काम है, सुनेंगे। आपको सब पसंद आई तो करेंगे, नहीं पसंद आया तो छोड़ देंगे जी। ऑलरेडी उनका उसके ऊपर ही काम चालू था। अच्छा, कोई भी आता है, कुछ भी सीरियल लेता है किधर से भी। तो सवाल ये आखिरी में साहब
अब औरंगाबाद के मुसलमान, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, तब औरंगाबाद के मुसलमान ने क्या करना? औरंगाबाद के मुसलमानों ने प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो विश्वास जनता में बताया है कि अफसर खान साहब को वोट देना चाहिए, अफसर खान साहब को चुन के देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने जो है तो अपना विश्वास अफसर खान पे दिखाया है, उसी तरीके से जो है तो मुसलमानों ने जो है तो अपना एकजुट होकर जो है तो अपनी ताकत बताने का वक्त आया हुआ है। आप 5 साल के बाद आए और आज बोलेंगे माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे, तो नहीं होगा। कहाँ थे 5 साल में? क्यों जो लोगों को भरम का भोपला दिया गया है कि वो वहाँ पर जो है तो एक स्कूल बनाया जा रहा है गौर गरीबों के लिए, क्या हुआ वो स्कूल का? पूछिए, आप जाकर पूछिए। ये आपकी ज़ाती राय है कि आपकी संगठन की राय है? नहीं, मेरी संगठन की राय है ये। मेरी संगठन जो है तो खुलेआम जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का और अफसर खान का जो है तो समर्थन करेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ लोगों को कि देखिए, जातिवाद और जो है तो ये हैदराबादियों के चक्कर में ना जाते हुए जो है तो हमारे लोकल का बंदा जो रात की 12 बजे आपके दंगल का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, आपके साथ में पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में खड़ा हुआ रहता है। और ये संगे बुनियाद उसकी ऐसी है कि अपने खुद के पैसों से लड़ता है। लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कितने भी नंबर है। समाज के साथ जो खड़े हुआ है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। आपका नाम, आपका संगठन का नाम बताइए। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा संगठन का अध्यक्ष। देखिए, इस तरह से नज़ीर फारूक साहब से हमारी मुलाकात हुई। एक समाज सेवक भी है, अटल समाज संस्था के अध्यक्ष भी है, और हमारा एक ही प्रयास है, एक जागरूकता लाई जाए। सरकार भी कह रही है कि मतदान बढ़ाओ, हर देश का नागरिक मतदान करे और अपने देश के विकास के अंदर काम करे। वही सोच के साथ हम मिल रहे हैं। अब बाकी इन्होंने एक समर्थन किया है और ये तमाम बातें जनता की अदालत में, क्योंकि आपको तय करना है अपना शहर का विकास कैसा हो, अपने शहर का नेता कैसा हो। अब इन्होंने जो सारी बात कही है, आपत्ति कह सकते हैं, आरोप कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं, ये तमाम बातें आपकी अदालत में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और खुदा आपसे ये बात कहते हैं कि भाई पॉजिटिव कमेंट कीजिए, आप पॉजिटिव एकदम इधर भी मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं मालूम होता कि भाई विकास के ऊपर ही, विकास की यदि कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बिक गया, ऐसा हो गया। अरे भाई, मैं पूछूंगा ना, जनता के दरमियान में कुछ बात चल रही है, अगर मैं किसके बारे में पढ़ूँगा भाई आप गलत काम करते, तो आपने ये कहना चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं और ये साबित करना चाहिए, फिर ये बोलना चाहिए कि साबित करो। ये एक तरीक़ाकार होता है। कोई भी बात को किधर भी चल जाना अच्छी बात नहीं है। पहले तो मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो बेदारी आ रही है। हम भी एक पीढ़ी से आते हैं, हम भी इस क्षेत्र के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी हौसला अफजाई करना ना, कहीं गलत जा रहे हैं तो अच्छे अंदाज से रहनुमाई करना, ये हमारे बड़ों का भी काम है। क्योंकि चौथे स्तंभ का काम है, ये चिल्लर काम नहीं है, ये इतवार के बाजार में भंगार बेचने का काम नहीं है। हमारी एक बात से इनकलाब भी आ सकता है, एक बात से बहुत कुछ हो सकता है। तो सब बड़ों का काम है कि भाई हमारे नौजवान के अंदर सलाहियत पैदा हो रही है तो आगे बढ़े। कोई बात अगर ठीक नहीं लग रही, क्या लग रही, तो उसके भी रास्ते हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, सारी बात हो सकती है। और एक सीधी सी बात है, अगर मैं कोई एक बात कहूँ और 100 लोग खड़े हुए, तो जाहिर सी बात है मेरी बात 100 लोग पसंद नहीं आएंगी ना, 90 को पसंद आएंगी तो 10 को पसंद नहीं आएंगी। ये एक नेचुरल बात है, फितरी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा खुले जहन के साथ हज़ारों बातें आएंगी, हज़ारों लोग आएंगे, कुछ भी बातें होंगी, सीधी होंगी, सच होंगी, उल्टी होंगी, झूठ होंगी, सच होंगी, लेकिन ठंडे दिमाग से काम करना और आगे बढ़ना और अपने शहर को अच्छी लीडरशिप देने का प्रयास करना, विकास तरफ जाना, ये हर औरंगाबाद के बल्कि देश के नागरिक करते हुए, बस यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस शहर में एकता और भाईचारगी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।